दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश किया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। जी हां, धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और कई विधायक धरने पर बैठ गए, जिस पर उनको सदन से बाहर निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पहले मार्शल को बुलाया, लेकिन हालात काबू नहीं हुए। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जमकर बदसलूकी की। जी हां, साथ ही साथ कई विधायकों को मारा भी गया। इसके बाद से इस घटना को बिहार की राजनीति का काला दिन कहा जा रहा है। जी हां, मामले में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी मय हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। वही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस घटना की निंदा की है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि तानाशाही की जीत है, लोकतंत्र की हार है, यह नीतीश का बिहार है। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को त्योहारों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के अफसरों को चिट्ठी लिखकर स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिए हैं। जी हां, खासतौर पर होली, ईद, शबे बारात और ईस्टर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के अफसरों को लिखा है कि त्योहारों पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसका ध्यान रखा जाए और सख्ती बरती जाए। जी हां, आपको बता दें कि कई राज्य पहले ही होली और अन्य त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। कोरोना के उछाल को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले ही होली और अन्य त्योहारों पर पाबंदियां लगाई गई है। दोस्तों बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान के जरिए संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक महेश्वर हजारी को इस पद के लिए चुना गया। जी हां, उनके अलावा राजद की ओर से भूदेव चौधरी भी मैदान में थे। पूर्व मंत्री और जदयू विधायक महेश्वर हजारी ने मंगलवार को विधानसभा उपाध्यक्ष के एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और फिर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सहित एनडीए के सभी नेताओं ने नए उपाध्यक्ष की बधाई दी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजद सहित सभी विपक्षी दलों के विधायक सदन के बाहर ही बैठे रहे। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन राजद और अन्य विपक्षी पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि सदन के कार्रवाई में शामिल नहीं हुए और बाहर ही बैठे रहे। दोस्तों एक बीजेपी का नेता है और सीनियर नेता है। जी हां, उन्होंने कहा है कि केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। जी हां, ये बातें कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता ही ने कहा है। जी हां, केरल में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिस वजह से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हुई है। जी हां, बीजेपी ने भी इस बार सत्ता की चाबी पाने के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारा है, लेकिन एक बड़े नेता के बयान से पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है। जी हां, इसी बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी चुटकी ली है। जी हां, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी नेता राजगोपाल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि केरल में बीजेपी अपना राजनीतिक स्थान बनाने में क्यों सक्षम नहीं है। तो हरियाणा और फिर त्रिपुरा में पार्टी का कोई खास वजूद नहीं था, लेकिन वहां पर सरकार बन गई बीजेपी की। इसके अलावा बंगाल में भी बहुत ही कम समय में बीजेपी ने खास जगह बना ली है। इस पर राजगोपाल ने कहा है कि केरल एक अलग तरीके का राज्य है, यहां पर बीजेपी की पकड़ नहीं मजबूत होने की कई कारण है। एक बड़े कारण का जिक्र करते हुए राजगोपाल ने कहा कि केरल की साक्षरता दर, यानी कि केरल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 90% है। यहाँ के लोग तार्किक है, साथ ही हर मुद्दे पर सोचते हैं। ये शिक्षित लोगों की आदतें होती है। वही केरल में 55% हिंदू हैं और 45% अल्पसंख्यक है। इन सब वजहों से केरल के हालात अलग हैं, जिस वजह से दूसरे राज्यों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब मंच पर मौजूद एक भाजपा कार्यकर्ता ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए और बदले में उन्होंने भी उसके पांव छू लिए। जी हां, भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। जी हां, और इसे संस्कार का भाव बताया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बंगाल के कांथी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। सभी स्थानीय नेताओं के साथ मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बैठे थे कि वहां मौजूद
एक कार्यकर्ता उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ा, फिर पलटकर उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के पांव छुए। जी हां, भाजपा ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जहां कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति समान संस्कार का भाव रहता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान मंच पर जब एक भाजपा कार्यकर्ता पैर छूने आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के लोग ऑनलाइन के द्वारा भी केस या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि 1 मई से बिहार का हर थाना ऑनलाइन करा दिया जाएगा। खबर के मुताबिक CTNS के तहत बिहार के सभी 1094 थानों को ऑनलाइन कराने का काम किया जा रहा है। जी हां, जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा इसके बाद थाने से कोर्ट तक FIR, केस डायरी, चार्जशीट की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होगी। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस विभाग बहुत जल्द एक पोर्टल को लॉन्च करेगा, जिस पोर्टल पर जाकर आप कई तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन के द्वारा केस या फिर किसी भी मीटिंग में होने की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जी हां, इस वेबसाइट पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे बिहार में रहने वाले लोगों को कई तरीके के लाभ होंगे। जी हां, और उन्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोग अगर पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी हां, वे घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि होनी चाहिए। जी हां, वही जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। जी हां, तभी आप अपने घर बैठे पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पटना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव से पहले पटना जिले में 11 मुखिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, सरकार के इस एक्शन से सभी पंचायतों में हरकंप मच गया है। खबर के मुताबिक सरकारी राशि में गबन एवं गड़बड़ी में पटना जिले के 11 मुखिया दोषी पाए गए हैं। जी हां, इन मुखिया पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि ये मुखिया जी इस बार बिहार पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसका अंतिम निर्णय जिला अधिकारी को लेना है। जी हां, पटना जिले में 11 मुखिया के साथ साथ 52 वार्ड सदस्यों पर भी गंभीर आरोप है। इन सभी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इन मुखिया और वार्ड सदस्यों ने सरकारी योजना में आई राशि में कई तरीके के धांधली किए हैं और दोषी पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पंचायत राज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि जिला पंचायत में नल जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। उस पंचायत के मुखिया को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। अगर आपके भी पंचायत में इसी तरीके से धांधली हो रही है और ये धांधली मुखिया या फिर कोई अन्य जनप्रतिनिधि कर रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार में कुछ दिन पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। जी हां, इस एयरपोर्ट से प्रतिदिन यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम से किया जा सकता है। जी हां, खबर के मुताबिक बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि यह सभा संकल्प लेती है कि कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो। आपको बता दें कि बिहार सरकार इस संदर्भ में बहुत जल्द केंद्र से सिफारिश करेगी कि वे दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम से रखा जाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुई घटना के बाद बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। कुछ विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे, कुछ ने बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी। इन सब के बीच विपक्षी दलों की महिला विधायक चूड़ियां लेकर पहुंच गई। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं विधान परिषद में राजद के विधान पार्षदों ने चूड़ियां दिखाई। जी हां, इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विधानसभा परिसर में चूड़ियां दिखा रही महिला विधायक सदन की मर्यादा तार तार होने का भी आरोप लगा रही थी। उनका कहना था कि सदन में जिस तरीके से महिला विधायकों से बदसलूकी की गई, विधायकों के साथ मारपीट की गई, ये लोकतंत्र के इतिहास पर काले धब्बे की तरह है। गया के शेरघाटी विधानसभा की राजद विधायक मंजू अग्रवाल ने कहा कि ये चूड़ियां वे सरकार के लिए लाई है, यानी कि नीतीश कुमार के लिए लाई है। सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपमानित करके सदन से बाहर ढकेल दिया जाता है। जब महिला जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या करेगी। जी हां, महिला विधायकों का कहना था कि ये चूड़ियां नीतीश कुमार को भेंट करेगी। जी हां, सदन में धक्के मारकर हमें बाहर निकाला गया।
दोस्तों भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा है कि अगले 8 से 10 सालों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाना संभव नहीं है। जी हां, ऐसा करने से सभी राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व नुकसान होगा। यह केंद्र और राज्य सामूहिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर इकट्ठा करते हैं। यह सुशील कुमार मोदी ने फाइनेंशियल बिल 2021 की चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में यह बात कही है। जी उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पहले ही कहा था कि जीएसटी काउंसिलिंग की आगामी बैठक में अगर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं तो फिर वे चर्चा के लिए तैयार है। इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले 8 से 10 सालों में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाना संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों पर कर से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमाते हैं। जी उन्होंने आगे बताया कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो उन पर ज्यादा से ज्यादा 28% कर वसूला जाएगा, क्योंकि यह कर व्यवस्था में सबसे अधिक स्लैब है, यानी कि जीएसटी का सबसे अधिक 28% है। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर 60% कर एकत्रित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य को 2 लाख करोड़ रुपए से 2,50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों रंगों का त्योहार खाने पीने का भी उत्सव लेकर आता है। जी हाँ, जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, बाजारों में सूखे मेवे और मसालों की खरीदारी बढ़ती ही जा रही है। देश के सबसे बड़े किराना बाजार खाड़ी बावड़ी में इन दिनों रौनक देखने लायक है। जी हाँ, यहाँ दिल्ली एनसीआर के साथ ही दूसरे राज्यों से भी लोग खरीदार करने पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार से भी लोग वहां पर जा रहे हैं खरीदने के लिए। बाजार में जहाँ बादाम, किशमिश, मखाना, काजू, अखरोट, गिरी समेत अन्य सूखे मेवे की मांग बढ़ी है, क्योंकि मसालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। जी ऐसे में लोग कोरोना से बचाव के लिए मसाले भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा ठंडाई तैयार करने के लिए उसके सामानों की खरीदारी हो रही है। जी हां, यहाँ के दुकानदारों के मुताबिक होली पर बड़ी मांग दुकानदारों का उत्साह बढ़ाने वाली है। लोग उत्साहपूर्वक खरीदारी करने बाजार में पहुंच रहे हैं। जी हां, ये कोरोना के संघर्ष के बीच बाजार को लेकर सुखद संदेश है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा कहा। जी हां, और भाजपा पर राज्य में गुंडों को लाने का आरोप लगाया। जी हां, विष्णुपुर में एक सार्वजनिक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूं, लेकिन यह करते हुए अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं देखा है। जी हां, वे केवल झूठ बोलते हैं। कौन है गुंडे? आज बीजेपी की प्रताड़ना के कारण यूपी में आईपीएस अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश से गुंडे लाने का भी आरोप लगाया है। यह तृणमूल कांग्रेस प्रमुख यानी कि ममता बनर्जी ने कहा है कि किसान 1 साल से अधिक समय से सड़कों पर है और केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वे सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। दोस्तों कोरोना संक्रमण की वजह से इंडियन रेलवे अब ट्रेनों में केटरिंग की सुविधा नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ ट्रेनों में पैकेजिंग खाने भी उपलब्ध हैं, लेकिन इस बार आप होली के मौके पर अगर घर जा रहे हैं तो फिर सफर के दौरान अब आपको खाने की कोई भी चिंता नहीं करनी होगी। दरअसल आईआरसीटीसी केटरिंग से आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। जी आईआरसीटीसी अब आपको 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट के जरिए ट्रेनों में आपकी सीट पर खाना डिलीवर कराएगा। जी इस प्रकार अब आप सफर के दौरान अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन रेस्टोरेंट से आपकी सीट बर्थ पर खाना डिलीवर किया जाएगा। इन 500 रेस्टोरेंट में से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, ई केटरिंग वेबसाइट या फिर फूड ऑन ट्रैक मोबाइल ऐप के जरिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा विरोधी दल सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रहे हैं। एक मुस्त मुस्लिम मत हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों में खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाले सियासी दलों में मुस्लिम मत हासिल करने की होड़ जरूर है, लेकिन वे नरम हिंदुत्ववादी रणनीति के साथ विपरीत ध्रुवीकरण से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, बंगाल और असम दोनों जगह पर भाजपा विरोधी दलों की रणनीति यही है कि वे एक मुस्त मुस्लिम मत हासिल करके निर्णायक बढ़त बनाने में कामयाब हो। साथ ही भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मत को साधने का प्रयास हो रहा है। जी तुष्टिकरण के आरोप और फिर कथित मुस्लिम समर्थक दल की छवि से बचने की कवायद भी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर असम में कांग्रेस भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण रोकने की पूरी कवायद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताया था, चंडी पाठ भी किया था, लेकिन सीए का विरोध भी बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कोशिश की है। जानकारों का कहना है कि ममता बंगाली अस्मिता
नैतिकता और स्वाभिमान के आधार पर धर्म विशेष का ध्रुवीकरण टालने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो फिर उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर ऐसे दलों से गठबंधन किया है जिनको कथित तौर पर मुस्लिम वर्ग का समर्थक माना जाता है। असम में AIUDF और बंगाल में ISF से कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर भाजपा निशाना भी साध रही है। ये इस छवि को तोड़ने के लिए असम में कांग्रेस नेताओं ने मुद्दों का सहारा लिया, साथ ही खुद को आदिवासी संस्कृति से जोड़ने के लिए उनके बीच जाने से लेकर मंदिरों का भी भ्रमण किया है। दोस्तों 10वीं पास के लिए डाक विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हां, इसके लिए आपको कोई परीक्षा भी नहीं देनी होगी। जी हां, अगर 10वीं कक्षा में आपके नंबर अच्छे आए हैं तो फिर डाक विभाग में आपके लिए बम्पर नौकरी के मौके हैं। जी हां, भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक पदों पर वैकेंसी निकाली है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरीके की परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी हां, ऐसे में आपके पास केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। डाक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती को लेकर जानकारी दी है। जी हां, ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए डाक विभाग ने 1137 भर्तियां निकाली है। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। जी हां, ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए सैलरी 10,000 रुपए से 12,000 रुपए होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य भत्ते भी मिलेंगे। देश के किसी भी एजुकेशन बोर्ड से आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। जी हां, 10वीं के अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। 10वीं में मैथ्स, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का होना जरूरी है। जी हां, खास तौर से स्थानीय भाषा का 10वीं तक होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जी इसके लिए किसी सरकारी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम 60 दिन तक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स होना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव बहुत ही नजदीक है। जी हां, इसके लिए आपको जानना भी जरूरी होगा कि आपके जिले में कब पंचायत चुनाव होंगे और कितने चरण में होंगे, कौन से चरण में होंगे। जी हां, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में सभी DM को EVM मूवमेंट प्लांट भेजा है। जी हां, इसके तहत 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी, चुनाव के संपन्न होने के अगले ही दिन मतगणना होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 38 जिलों में कुल 10 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। जी हां, पहले चरण में 3, दूसरे चरण में 4, तीसरे चरण में 5, चौथे चरण में 3, 5वें चरण में 3, छठे चरण में 4, 7वें चरण में 4, 8वें चरण में 4, 9वें चरण में 4 और 10वें चरण में भी 4 जिलों में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जी चुनाव की तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपके जिले में कब चुनाव होंगे। तो पहले चरण में मधुबनी, सुपौल और अररिया जिला में होगी। जी हां, दूसरे चरण में दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज और सीतामढ़ी। तीसरे चरण में समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और शेखपुरा। चौथे चरण में पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, कटिहार और बेगूसराय। पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण यानी कि छपरा। जी हां, छठा चरण में पश्चिमी चंपारण, बेतिया, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद। सातवां चरण में वैशाली, सीवान, भागलपुर और लखीसराय। 8वां चरण में पटना, मुंगेर, नवादा और बांका। 9वां चरण में जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर। अंतिम में 10वें चरण में औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर जिले में चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों होली पर्व पर लोगों को महंगाई की मार झेलनी होगी। जी हां, पर्व पर उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूध और खोआ भी महंगा हो गया है। जी हां, होली के पकवानों की कीमतें भी बढ़ गई है। रंगों के पर्व होली पर घर घर पकवान बनाए जाते हैं। जी हां, इन पकवानों में देसी घी, रिफाइंड वनस्पति घी, मैदा, सूजी, बेसन एवं कई प्रकार की दालों का प्रयोग होता है। जी हां, गुजिया एवं अन्य मिष्ठान बनाने के लिए दूध और खोआ का भी प्रयोग किया जाता है। इस साल खाद्य पदार्थों की कीमतों बीते साल की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, घी, रिफाइंड और वनस्पति की कीमतें आसमान पर हैं। दूध और खोआ भी 10 से 20% तक की महंगा हो गया है। इसके चलते गरीब वर्ग तो त्योहार को लेकर काफी उदासीन है। जी हां, पहले से ही महंगाई कम नहीं थी। रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई, अब खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ गई है। त्योहारों को लेकर उत्साह नहीं है, लेकिन औपचारिक तो निभानी ही होगी। दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विभिन्न प्रदेशों में घूम घूमकर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। जी हां, राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में किसान महापंचायत की। जी हां, यहां राकेश टिकैत ने पंचायत में शामिल हुए लोगों से कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को विभाजित नहीं होना है। उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजधानी में जाना होगा और बैरिकेडिंग को फिर से तोड़ना होगा। जी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमें जाति और धर्म के आधार पर
बराबर बांटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जी हां, जब आपसे कहा जाएगा तब आपको दिल्ली आना होगा और फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने होंगे। जी हां, राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं। हम राज्य की विधानसभाओं, कलेक्टर ऑफिस और फिर संसद में फसलें बेचकर इसे साबित कर देंगे। संसद भवन से बेहतर कोई मंडी नहीं हो सकती है और हम अपना अनाज संसद भवन के आगे बेचेंगे। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा है कि यह लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। हमें ऐसे प्रदर्शन हर शहर में शुरू करने होंगे। इन प्रदर्शनों को अब तक जारी रखने होगा। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, देश के कई राज्यों से पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को दरभंगा आने जाने के लिए अब बिहार की राजधानी से इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी हां, अप्रैल के पहले सप्ताह से पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें खुलेगी। जी हां, परिवहन विभाग के अधिकारी की माने तो मई तक पटना से मधुबनी, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, बोध गया के लिए भी एक इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। इन जिलों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के लिए जगह का सर्वे किया जा रहा है। जी हां, इसके अलावा सासाराम, आरा, बक्सर, पूर्णिया सहित अन्य जिलों के लिए बस चलाने के लिए विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। जी हां, अभी 25 इलेक्ट्रिक बस पटना पहुंच चुकी है, जिनमें से 8 चल रही है। 17 इलेक्ट्रिक बसों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है। जी हां, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जो नई बसें आई है उनमें 10 बस पटना की विभिन्न रूट पर चलेगी और 7 बसें दूसरे जिलों के लिए चलाई जाएगी। दोस्तों, इस साल लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, वजह है ला नीना के शीतकालीन असर का कम होना। जी हां, मौसम विभाग की माने तो वैश्विक मौसम पैटर्न ला नीना का शीतकालीन प्रभाव अब कम होने लगा है। जी हां, और अप्रैल में यह बिल्कुल भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। ला नीना को स्पेनिश भाषा में छोटी बच्ची कहा जाता है और ठंडे चरण के तौर पर बयान किया जाता है। जी हां, मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डीएस पाई ने बताया कि ला नीना कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। ये जनवरी और फरवरी में अपने चरम पर था। अब आने वाले समय में इसके समाप्त होने के बाद भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन फिर मानसून के समय ला नीना फिर से वापस आ सकता है। हालांकि इस साल एल नीनो का भी ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे सकता, जिससे लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। एल नीनो को ENSO के गर्म चरण के तौर पर माना जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा, क्योंकि इस साल ना तो ला नीना और फिर ना ही एल नीनो का ज्यादा असर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपका बैंक में जरूरी कामकाज है तो फिर आप 3 दिनों में ही इसे निपटा लें, क्योंकि बैंक 10 दिनों में केवल 2 दिन ही खुलेंगी। जी हां, वित्तीय वर्ष 2021 खत्म होने को है और आज 25 तारीख हो गई है, यानी कि 25 मार्च, और अब गिनती के मात्र 5 दिन ही बचे हैं। पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम वार्षिक निवेश करने समेत ऐसे कई तरीके के काम हैं जिन्हें 31 मार्च तक निपटाना जरूरी है। वहीं नए फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसे कई जरूरी काम होते हैं जिनके लिए बैंक जाना जरूरी हो जाता है। बैंक से जुड़े कामों के लिए अगले 10 दिन तक आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। आपको बैंक से जुड़े कोई भी जरूरी काम करना है तो फिर इसे अगले 3 दिन के अंदर ही निपटा लें, नहीं तो अगले 10 दिन तक के लिए फेर में पड़ सकते हैं। दरअसल 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2021 के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन ही खुले रहेंगे। जी हां, इसीलिए यह सलाह दी जा रही है कि अगर आपका बैंक का कोई भी कामकाज बचा हुआ है तो फिर उसे जल्दी ही निपटा लें। जी हां, देश भर में महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को बैंक बंद रहते हैं और इसीलिए 27 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। जी हां, 28 को फिर रविवार है और इस दिन साप्ताहिक अवकाश रहता है। फिर सोमवार को होली है, ऐसे में होली के लिए 27 मार्च को छुट्टी रहेगी। फिर अगले 2 दिन भी 28 मार्च और फिर 29 मार्च को बैंक बंद रहेंगे, यानी कि लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल 27 मार्च 2021 को महीने का चौथा शनिवार है। जी 28 मार्च 2021 को रविवार पड़ता है, यानी कि 2 दिन तो पूरे देश भर में बैंक बंद रहेंगे। फिर 29 मार्च 2021 को होली को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 3 दिन तक तो लगातार बैंक बंद रहेगा। जी वहीं फिर राजधानी पटना की बात करें तो फिर वहां बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों को लात जूतों से पीटने के बाद अब सदन में महिला विधायकों के साथ जबरदस्ती की गई है। जी हां, विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के पास खड़ी महिला विधायकों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाला गया है। आरजेडी विधायक अनिता देवी, किरण देवी के साथ साथ कांग्रेस विधायक के प्रतिमा कुमारी को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सदन से बाहर निकाला है। जी हां, इस दौरान पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक अनिता देवी की साड़ी खुलते खुलते बची। उधर दूसरी ओर नीतीश कुमार के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के खिलाफ विधानसभा में हो रहे अभूतपूर्व
पूर्व हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पुलिस जवानों द्वारा हाथापाई किए जाने की खबर आ रही है। जी हां, सदन के अंदर तैनात किए गए बिहार के स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तेजस्वी यादव के साथ हाथापाई की। जी, बिहार विधानसभा में सदन के अंदर पुलिस के जवानों को तैनात करके सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की जा रही। जी, इसी दौरान यह वाकया हुआ। जी, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के नए पुलिस विधेयक के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन के बाहर अध्यक्ष के चैम्बर के सामने धरना पर बैठे विपक्षी विधायकों को पुलिस ने लात जूतों से पीट कर बाहर निकाला। जी हां, वही सदन के अंदर भी भारी घमासान हुआ। सदन में रखी गई रिपोर्टर्स की मेज तोड़ डाली। जी हां, वही आरजेडी के महिला विधायक आसन के पास खड़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। दोस्तों, सीमांचल, मिथिलांचल समेत बिहार के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ जहां गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवा के कारण आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज बादलों का बसेरा रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम से आने वाले गर्म हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा से टकराव की वजह से आंशिक रूप से बादल छाए हुए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में तेजी के साथ मौसम बदल रहा है। जी हां, कभी तापमान में वृद्धि हो रही है तो फिर कभी पारा नीचे की तरफ जा रहा है। मौसम का बदला मिजाज मार्च महीने के आखिरी तक बने रहने की उम्मीद है। जी हां, कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जी हां, यही हाल सीमांचल और मिथिलांचल का भी रहा। मौसम की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक बीते साल लॉकडाउन की वजह से कार्बन के उत्सर्जन में भारी कमी आई। लॉकडाउन के कारण साल 2019 की तुलना में साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 17% तक की कमी आई। जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी का असर वातावरण पर पड़ रहा है। दोस्तों, ट्रेनों में मोबाइल चार्ज करने के नियम बदल गए हैं। अब 24 घंटे आपको चार्ज करने की सुविधा नहीं मिलेगी। जी हां, ट्रेन पर सवार होते ही सबसे पहले मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आप ढूंढते हैं। जी हां, सिरहाने में मिल गया तो फिर क्या कहना। जी, बिना देर किए तुरंत चार्जर निकालते हैं और फिर लगा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्री ने चार्जर पॉइंट में मोबाइल लगा दिया है और गहरी नींद में सो गए। नींद खुली तो फिर मोबाइल गायब। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए भी टाइम टेबल निर्धारित कर दिया है। रात 11 बजे से अहले सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर करने के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होगी। ऐसे में यह बेहतर होगा कि रात के सफर के लिए आप घर पर ही अपने मोबाइल और फिर लैपटॉप को चार्ज कर लें। यह ऐसा भी मुमकिन है कि रात में सफर के दौरान ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट में मोबाइल चार्जर में लगाकर यात्री सो जाएं। गहरी नींद में चले जाने की वजह से चार्जिंग प्लग निकालने की याद ना रहे। ऐसे में मोबाइल के ओवर चार्जिंग होने से ब्लास्ट होने की जैसी घटना सामने आती रहती है। रेलवे की नई व्यवस्था ऐसी घटना की रोकथाम में भी कारगर होगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज जारी हो गई है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने कल बुधवार को बड़े दिनों बाद आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल दोनों के दाम में कटौती की है। तेल कंपनियों ने 24 दिन पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखने के बाद इसके दाम कम कर दिए हैं। जी हां, आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई है। इस कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 90 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वही डीजल 81 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जी हां, दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का असर घरेलू बाजार में दिखने लगा है। दोस्तों, बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक 2021 पर आखिर बवाल क्यों मचा है, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जी हां, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। बिल पेश करने से पहले सड़क से सदन तक बवाल मच गया। हालांकि ये बिल पास भी हो गया। विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे थे। वहीं सदन में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस विधेयक को पेश करते हुए इसकी विशेषताओं की जानकारी दी। जी हां, मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के विकास एवं व्यापक हित में वर्तमान में कार्यरत बीएमपी को समर्पित कुशल प्रशिक्षित पूर्ण सुज्जित और बहुज्ञान क्षेत्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है। यह बिल किसी नए पुलिस बिल के गठन का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि पिछले 129 सालों से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को विशेष सशस्त्र पुलिस बल के रूप में पूर्ण नामांकित करते हुए उसे सुदृढ़ बनाने की कोशिश की है। यह बिल पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि 3 राज्यों और नेपाल के साथ बिहार के जुड़े होने के कारण बिहार में एक सशस्त्र पुलिस बल की जरूरत महसूस की जा रही है। जी हां,
बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी इस विधेयक को लाया। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता कम होगी। जी हां, मंत्री ने कहा कि साल 2010 में केंद्रीय बल की 23 कंपनियां थी, अभी ये 45 हो चुकी है। इससे राज्य को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बीएम के बदले नया सशस्त्र बल बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पहले से ही राज्य में जिला पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल मौजूद है। मंत्री ने कहा है कि पुलिस सशस्त्र बल यानी कि बीएमपी अभी बोध गया, महाबोधि मंदिर, दरभंगा एयरपोर्ट आदि की भी सुरक्षा कर रहा है। विशेष बल लोक व्यवस्था का संधारण, उग्रवाद से मुकाबला, प्रतिष्ठानों की बेहतर सुरक्षा के साथ ही वे सभी कार्य करेगी जो सरकार की ओर से अधिसूचित किए जाएंगे। औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन बल को असीमित अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जी हां, अगर कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करता है तो फिर उस पर कार्रवाई करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बिना वारंट की गिरफ्तारी पर कहा है कि यह तो पुलिस को मौजूदा समय में भी अधिकार प्राप्त है। जी अभी भी पुलिस ऐसा करती है। क्या कोई पुलिस पर हमला करेगा, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो फिर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।